हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर सौम्या और आज हम लोग देखेंगे चैप्टर 3 आवर चेंजिंग अर्थ का सेकेंड पार्ट। पिछले वीडियो में हमने देखा था वॉल्केनो एंड अर्थक्वेक। इस वीडियो में हम देखेंगे द मेजर लैंड फॉर्म्स विच आर फॉर्म्ड बाय द रिवर्स, आइस, सैंड एक्सेट्रा। तो यहाँ पे क्या देखेंगे कि यहाँ दो मेन चीज़ है, वेदरिंग और इरोजन। तो जो भी लैंड फॉर्म्स फॉर्म होता है वो किसके कारण होता है? वेदरिंग और इरोजन के कारण। वेदरिंग इज़ द ब्रेकिंग अप ऑफ रॉक्स ऑन द अर्थ सरफेस। अर्थ सरफेस पे जितने भी रॉक्स हैं जो वो टूटते हैं वो वेदरिंग ही कहलाता है। और इरोजन क्या है? इरोजन इज़ द वेयरिंग अवे ऑफ लैंडस्केप बाय डिफरेंट एजेंट्स। कौन से ये डिफरेंट एजेंट्स हैं? वाटर, विंड एंड आइस। ये डिफरेंट एजेंट्स हैं इरोजन के, जो ये वेयर अवे करते हैं लैंडस्केप को, और जो इरोडेड मटेरियल है उसको ये एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे लेके चले जाते हैं। द इरोडेड मटेरियल इज कैरिड अवे और ट्रांसपोर्टेड बाय वाटर, विंड एक्सेट्रा एंड डिपॉजिटेड। ये क्या करते हैं? एक जगह से दूसरी जगह मटेरियल को ले जाके पहुंचा देते हैं। दिस प्रोसेस ऑफ इरोजन एंड डिपोजिशन क्रिएट डिफरेंट लैंडफॉर्म्स। ये इरोजन और डिपोजिशन के कारण ही सारे लैंडफॉर्म्स का फॉर्मेशन होता है। सबसे पहले हम क्या देखेंगे? वर्क ऑफ रिवर। अब हम देखेंगे वर्क ऑफ रिवर। ये सारे वेरियस एक्सोजेनिक फोर्सेस हैं। हमने देखा था दो फोर्सेस हैं, एक्सोजेनिक और एंडोजेनिक। तो ये अब जो हम जितने सारे फोर्सेस देखेंगे अब ये एक्सोजेनिक है। एक्सोजेनिक मतलब वो फोर्सेस जो सरफेस ऑफ अर्थ पे काम करते हैं। तो वर्क ऑफ रिवर, तो रनिंग वाटर जो है ये बहुत ही पावरफुल मीडियम है इरोजन का। तो जो रनिंग वाटर है वो लैंडस्केप को इरोड करता है, और जब रिवर इरोड होता है तो ये क्या हार्ड रॉक्स के ऊपर से जाते हैं और ये टंबल करते हैं किसमें? एक स्टीप वैली क्या बनाते हैं? वाटरफॉल। यहाँ पे एक फिगर में दिया हुआ भी है वाटरफॉल। जो ये ऊपर का ये रॉक है ये हार्ड रॉक है, ये बहुत ही हार्ड है, तभी इस पर ये वाटर फ्लो कर रहा है, क्योंकि ये इसको इरोड नहीं कर पा रहा है, इसलिए ये हार्ड रॉक है। और इसके नीचे वाला जो रॉक है वो इससे सॉफ्ट है, इसको कहते हैं सॉफ्टर रॉक। इट इज़ अंडरकट बाय द पावर ऑफ वाटर। सो व्हाट इज वाटरफॉल? तो वाटरफॉल क्या है? वाटरफॉल इज एनी पॉइंट इन रिवर और स्ट्रीम जो कि फ्लो करता है ओवर अ वर्टिकल ड्रॉप, और वो एक नीचे फ्लो डाउन करेगा, स्टीप डाउन। सो द रिवर tumbles एट स्टीप एंगल ओवर वेरी हार्ड रॉक और डाउन अ स्टीप वैली साइड। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि वाटरफॉल किस पे फ्लो करता है, हार्ड रॉक या सॉफ्ट रॉक पे? आंसर होगा हार्ड रॉक। सो द रनिंग वाटर इन द रिवर इरोड्स द लैंडस्केप। और वाटरफॉल का दूसरा नाम क्या है? कैस्केड। वाटरफॉल को हम लोग कैस्केड के नाम से भी जानते हैं। सो इट इज़ फॉर्म्ड व्हेन द सॉफ्ट रॉक्स आर रिमूव्ड बाय इरोजन। यहाँ पे डू यू नो फैक्ट्स है, इंपॉर्टेंट है, देख लेते हैं। बहुत सारे वाटरफॉल्स हैं हमारे वर्ल्ड में, तो हाईएस्ट वाटरफॉल कौन है? हाईएस्ट वाटरफॉल है एंजल फॉल्स इन वेनेजुएला इन साउथ अमेरिका। इट इज़ द हाईएस्ट एंजल फॉल्स। और दूसरे वाटरफॉल जैसे कि नाइगेरा फॉल्स है, इट इज़ लोकेटेड ऑन द बॉर्डर बिटवीन कनाडा एंड यूएसए। यूएसए और कनाडा के बॉर्डर पे हमारा बसा हुआ है नाइगेरा फॉल्स। और विक्टोरिया फॉल्स कहाँ है? ये बॉर्डर है जाम्बिया और जिम्बाब्वे का। अफ्रीका में जाम्बिया और जिम्बाब्वे दो कंट्री हैं, वहीं के बॉर्डर पे बेस्ड है हमारा ये विक्टोरिया फॉल। तो ये तीनों फॉल यहाँ पे आ गया, एंजल फॉल्स, नाइगेरा फॉल्स एंड विक्टोरिया फॉल्स। इनका प्लेस याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। अब आता है मिएंडर्स। अब हम देखेंगे कि मिएंडर्स क्या है। मिएंडर क्या है? मिएंडर इज़ अ बेंड इन द रिवर चैनल। जैसे ही एक रिवर एंटर करता है प्लेन, वो टर्न और ट्विस्ट करता है लार्ज बेंड्स फॉर्मेशन करते हुए, उसी बेंड्स को कहते हैं मिएंडर्स। लेट्स अंडरलाइन। एज द रिवर एंटर्स द प्लेन इट टर्न्स एंड ट्विस्ट फॉर्मिंग लार्ज बेंड्स विच इज़ नोन एज मिएंडर्स। जैसा कि ये डायग्राम दिख रहा है, जैसे ही एक रिवर एंटर करता है प्लेन, तो ये जो ये बेंड्स है, इसी बेंड्स को हम मिएंडर कहते हैं, इसी बेंड्स को मिएंडर कहते हैं। ये डायग्राम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दीज आर द फीचर्स मेड बाय रिवर इन अ फ्लड प्लेन। तो जैसे बार बार हमेशा इरोजन और डिपोजिशन होते रहता है साइड ऑफ मिएंडर के, यहाँ पिक्चर में दिख रहा है ये ब्राउन कलर, हमेशा क्या होता है? इरोजन और डिपोजिशन हो रहा है। डिपोजिशन किसका? सिल्ट और सेडिमेंट का। जैसे जैसे डिपोजिशन होता है ये मिएंडर का लूप और पास आते जाता है। अगर यहाँ पे ये लूप थोड़ा ब्रॉड है, जैसे जैसे ये डिपोजिशन होगा ये और नैरो होते जाएगा, ये इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर बनाएगा।
ये और पास आता जाएगा। तो इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम द मिएंडर लूप कट्स ऑफ फ्रॉम द रिवर, जैसे ये पास आएगा उसके कुछ दिन बाद क्या होगा, ये मेन रिवर से कट हो जाएगा और ये एक अलग फॉर्मेशन कर लेगा, एक अलग लेक बना लेगा। इस लेक को ही कहेंगे ऑक्सबो लेक। ये लेक कहलाता है ऑक्सबो लेक। जो ये कट ऑफ हो जाएगा मेन रिवर से, इट इज़ कॉल्ड एन ऑक्सबो लेक। एट द टाइम द रिवर ऑफ, ये तो ओवरफ्लो, ये फ्लड के बारे में दिया हुआ है, लेकिन जैसे हमें ये दिख रहा है ये एक मिएंडर है। मिएंडर जैसे जैसे पास आते जाएगा, जैसे जैसे सेडिमेंट्स डिपॉजिट होते जाएंगे, ये लूप और क्लोज होता जाएगा और एक टाइम आएगा जब ये लूप जो है मेन रिवर से ये कट हो जाएगा और ये खुद का एक अपना लेक बना लेगा। इस लेक को कहेंगे ऑक्सबो लेक, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर जो है ऑक्स के बो के जैसा है, इसीलिए इसका नाम है ऑक्सबो लेक। इसका और नाम है यू शेप लेक भी इसको कहते हैं, और इसको लूप लेक्स भी कहते हैं या कट ऑफ लेक्स, ये सब अलग नाम है ऑक्सबो लेक का। तो इंडिया का सबसे बड़ा ऑक्सबो लेक कौन है? कंवर लेक। कंवर लेक बेगूसराय बिहार में है, जो कि इंडिया ही नहीं एशिया का भी बिगेस्ट ऑक्सबो लेक है। ये क्वेश्चन बीपीएससी एग्जाम्स में बहुत ही बार पूछा गया है। सो प्लीज़ रिमेंबर दिस नेम, इट इज़ कांवर लेक, KANWAR, कांवर लेक इन बेगूसराय बिहार। So it is the largest oxbow lake not only in India but also in Asia. अब कभी कभी क्या होता है कि रिवर जो है ओवरफ्लो कर जाता है अपने बैंक्स को। जैसे ये रिवर का ये रास्ता है, लेकिन कभी कभी क्या होगा, ये अपने बैंक्स को ओवरफ्लो करके ये साइड एरियाज़ में आ जाएगा, नेबरिंग एरियाज़ में। और जब ये नेबरिंग एरियाज़ में आएगा ये डिपॉजिट करेगा फाइन सॉइल एंड सेडिमेंट्स, और इसी एरिया को क्या कहेंगे? फ्लड प्लेन। ये बहुत ही फर्टाइल एरिया होता है, ये फॉर्मेशन करता है फर्टाइल फ्लड प्लेन का। और जो रेज्ड बैंक्स है साइड में, हर रिवर के साइड में हम क्या देखेंगे? एलिवेटेड एरिया, उठा हुआ एरिया, इसे हम कहेंगे लेवीज। हर जगह जहाँ भी रिवर होगा उसके बगल में एलिवेटेड एरिया दिखता है। दीज रेज्ड बैंक्स आर ओनली कॉल्ड लेवीज। अब क्या होता है, अब हम देखेंगे कि जैसे जैसे रिवर सी के पास जाता है तो पानी का स्पीड स्लो हो जाता है, और जैसे ये स्पीड स्लो होता है रिवर धीरे धीरे छोटे छोटे स्ट्रीम्स में टूटना शुरू हो जाता है, जिसको हम डिस्ट्रीब्यूटरीज कहते हैं। इस फिगर में हमें दिख रहा है ये एक मेन रिवर है, ये आ रहा है, जैसे जैसे ये पास आता है तो ये क्या होते जाता है, ये छोटे छोटे स्ट्रीम में टूटते जाता है, इसे ही हम डिस्ट्रीब्यूटरीज कहते हैं। और जब जब ये डिस्ट्रीब्यूटरीज है ये इतना स्लो हो जाता है कि ये अपना सारा लोड फाइन सेडिमेंट और सिल्ट को डिपॉजिट कर देता है, और वो फिर डेल्टा का फॉर्मेशन करता है। So the collection of sediments from all the mouths is only forming a delta. So सारे डिस्ट्रीब्यूटरी कलेक्ट करके लाते हैं मटेरियल सिल्ट सेडिमेंट ऑल द वे थ्रू, और ला करके ये डिपॉजिट कर देते हैं, और उसके बाद ये कहलाता है डेल्टा। सबसे बड़ा डेल्टा इंडिया का कौन है? सुंदरबन डेल्टा। और हम देखते हैं कि सारे ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में ही डेल्टा फॉर्मेशन है, ना कि वेस्टर्न पार्ट में। अब हम देखेंगे वर्क ऑफ सी वेव्स। Work of sea waves. The erosion and deposition of the sea waves give rise to coastal landforms. जितने भी sea waves हैं, अगर इनमें erosion और deposition होता है तो ये coastal landforms को develop करते हैं। कौन से हैं वो coastal landforms? Sea cave, sea arch and sea stack और sea cliff। तो हम पहले देखेंगे कि ये सी केव्स क्या है। कॉन्स्टेंटली इरोजन जो चलते रहता है, जो ये टाइडल वेव्स हैं, ये बार बार कॉन्स्टेंटली जो बगल के क्लिफ्स हैं, रॉक्स हैं, उनको इरोड करते हैं, और यहाँ पर एक केव का फॉर्मेशन हो जाता है। केव जिसको कि हिंदी में हम गुफा कहते हैं। और जैसे ये केव का फॉर्मेशन होता है, बार बार ये क्या करता है? कंटिन्यूसली स्ट्राइक करेगा हमारे सारे सी वेव्स, और जैसे ये स्ट्राइक करेंगे रॉक्स पर, यहाँ पे क्रैक्स का डेवलपमेंट होगा, और धीरे धीरे ये क्रैक्स बड़े होते जाएंगे साइज़ में, और ये हिट करते रहेंगे रॉक्स को, और हॉलो केव लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म्ड होते हैं जिन्हें हम सी केव्स कहते हैं। सी वेव्स कंटिन्यूसली स्ट्राइक एट रॉक्स एंड द क्रैक्स डेवलप। ओवर द टाइम दे बिकम लार्जर एंड वाइडर। धीरे धीरे क्रैक्स का साइज बड़ा होता जाएगा, एंड दस हॉलो लाइक केव्स आर फॉर्म ऑन द रॉक्स। रॉक्स पे गुफा जैसा स्ट्रक्चर बन जाता है जिसे हम केव्स कहते हैं। और जैसे जैसे ये कैविटी बड़ा होता जाएगा, जैसे जैसे ये सी केव बड़ा होता जाएगा, एक समय आएगा कि सी आर्च का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये सी आर्च यही इरोजन के कारण ही होता है, बस ये ऐसा होगा कि आर पार यहाँ पे इरोजन हो जाएगा, एंड हम दोनों तरफ देख सकते हैं सी आर्च में। एज दीज कैविटीज बिकम बिगर ओनली द रूफ ऑफ द केव्स रिमेन, दस फॉर्मिंग द सी आर्चेस।
सो सी आर्चेस क्या है? सी आर्चेस फॉर्म्ड व्हेन द केव कंटिन्यूज टू बी इरोडेड। जब केव का कंटिन्यूस इरोशन होते ही रह जाएगा और वो एक्सपैंड कर जाएगा अंटिल इट इज़ कट राइट थ्रू द हेडलैंड। मतलब हम एक तरफ से दूसरे तरफ देख सकते हैं रॉक के, तो वो सी आर्च कहलाएगा। और अगर इस सी आर्च में फिर भी इरोजन होते ही रहेगा, ऐसा कि इसका ये रूफ भी इरोड हो जाए, तब स्टैक का फॉर्मेशन हो जाएगा। सो स्टैक क्या है? व्हेन द सी आर्च कंटिन्यूज टू बी इरोडेड एंड वाइडेंड until the rock becomes too weak to support the roof of the arch, it collapses in end. So इरोजन क्या करेगा? ब्रेक कर देगा रूफ। ये जो ऊपर का रूफ है इतना इरोजन होगा कि ये भी टूट जाएगा, तो ये ऐसा स्टैक लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म होगा। एंड दीज वॉल लाइक स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड स्टैक्स। और सी क्लिफ क्या है? द स्टीप रॉकी कोस्ट राइजिंग ऑलमोस्ट वर्टिकली ओवर द सी वाटर इज कॉल्ड द सी क्लिफ। सी के बगल में जो एरिया रहेगा, जो चट्टानें हमें दिखती हैं, वही सी क्लिफ है। द सी वेव्स डिपॉजिट सेडिमेंट्स अलोंग द शोर ऑफ द बीचेस। अब हम देखेंगे लैंड फॉर्म्स फॉर्म ड्यू टू आइस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल विल सी क्या ग्लेशियर्स क्या हैं। ग्लेशियर्स आर रिवर्स ऑफ आइस। ग्लेशियर क्या है? बर्फ का बड़ा सा टुकड़ा। इसके हम इस तरह भी बोल सकते हैं, ग्लेशियर्स आर लार्ज थिक मासेस ऑफ आइस दैट फॉर्म ऑन द लैंड। जो लैंड पे रहेंगे उनको ग्लेशियर बोलेंगे। एंड दे मूव अंडर इट्स ओन वेट। अपने ही वेट के कारण उनमें मूवमेंट होता है, और जैसे जैसे इनमें मूवमेंट होगा ये क्या करेंगे? ये इरोजन कैरी करते रहेंगे। और इसी के कारण फॉर्मेशन होगा ग्लेशियल मोरेन का। सो हियर वी सी ग्लेशियर मोरेन। ये जो पिक्चर है यहाँ पे जो फॉर्मेशन हुआ है ये क्या है? ग्लेशियर मोरेन। The material carried by the glacier such as rocks, big and small, sand and silt gets deposited. These deposits form glacial moraines. तो ये जो ग्लेशियर्स होते हैं बड़े बड़े, वो क्या करते हैं? ये मूव करते हैं और अपने साथ सॉयल रॉक सबको कैरी करते हुए चलते हैं, और यही जाके एक जगह डिपॉजिट हो जाते हैं। इन्हीं को हम ग्लेशियल मोरेन्स कहते हैं। So a glacial moraine is defined as a mass of rock and sediments carried and deposited by a ग्लेशियर। अब लास्ट है लैंडफॉर्म फॉर्मेशन, किसके द्वारा हम देखेंगे? विंड के बारे में। विंड क्या है? जब भी हम डेजर्ट जाते हैं तो वहाँ पे एक्टिव एजेंट ऑफ इरोजन हमारा विंड ही है। विंड क्या करेगा? सैंड को एक प्लेस से दूसरे प्लेस ब्लो करके लेके जाएगा। सो अ विंड इज एन एक्टिव एजेंट ऑफ इरोजन एंड डिपोजिशन इन द डेजर्ट्स टेक प्लेस बाय ओनली विंड। विंड क्या करेगा? एक तरफ से दूसरे तरफ ले जाके सैंड को ले जाएगा, जिसके कारण फॉर्मेशन होगा सैंड ड्यून्स। क्या? तो व्हाट डज विंड डू? व्हेन द विंड ब्लोज इट लिफ्ट्स एंड ट्रांसपोर्ट सैंड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एंड व्हेन इट स्टॉप्स ब्लोइंग द सैंड फॉल्स एंड गेट्स डिपॉजिटेड इन लो हिल लाइक स्ट्रक्चर। ये जो फॉर्मेशन है ये सारे सैंड ड्यून्स हैं। ये जिस पिक्चर में हम देख रहे हैं फिगर 3.9 में, ये जितने एलिवेटेड स्ट्रक्चर हैं सैंड के, दिस इज ओनली कॉल्ड सैंड ड्यून्स। और when the grains of sand are fine and light, the wind carry it over very long distance. अगर सैंड फाइन है और हल्का है तो विंड उसको बहुत दूर तक ले जाएगा और उसको डिपॉजिट कर देगा। When the sand is deposited in large areas, it is called loess. ये भी loess भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाता है what is loess. So when the sand is deposited in large areas, in long distances, it is called loess. Large deposit of loess is found in चाइना। हम चाइना में लार्ज डिपॉजिट्स ऑफ लोइस को देखते हैं। और यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है मशरूम रॉक। सो ये मशरूम रॉक क्या है? जब भी विंड बहता है तो ये क्या करता है? ये लोअर सेक्शन ऑफ रॉक को ज़्यादा इरोड करता है एज़ कम्पेयर टू ऊपर स्ट्रक्चर, और उस कारण मशरूम रॉक का फॉर्मेशन होता है। एक मशरूम रॉक कुछ इस तरह दिखेगा। अगर ये एक रॉक है तो नीचे ये नैरो रहेगा और ऊपर ये वाइड रहेगा। कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर फॉर्मेशन होता है मशरूम रॉक का। तो व्हाट हैपेंस? विंड्स इरोड द लोअर सेक्शन ऑफ द रॉक्स मोर देन द अपर पार्ट, एंड सच रॉक्स हैव नैरोअर बेस एंड वाइडर टॉप। सो दिस इज ओनली कॉल्ड एज मशरूम रॉक्स। इसके साथ ही हमारा चैप्टर नंबर 3 फिनिश हो जाता है। अगर कोई भी सजेशन हो या कोई भी डाउट हो, प्लीज़ डू सेंड इन द कमेंट सेक्शन, एंड प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू।